नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट्स के एक्सरसाइज 1.1 यानी कि क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है समुच्चय, उसका प्रश्नावली 1.1 को हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा था। लास्ट क्लास में लगभग 5 क्वेश्चन को हमने देखे थे। अब जितने भी एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के जितने भी क्वेश्चन है 1.1 के पहले तक, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लेंगे। पहले वीडियो में हमने उसे कंप्लीट किया था। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आपको लोगों को दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है स्पष्ट रूप से एक्सरसाइज 1.1 का, कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन समुच्चय है या नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, मतलब कि यदि वो समुच्चय है तो क्यों है, यदि समुच्चय नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीना, जैसे महीना का नाम क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके दिसंबर तक होता है। तो जे अक्षर से आरंभ करने वाले जो सबसे पहले सेट्स जो होना चाहिए वो निर्धारित रूप से होना चाहिए, एकदम सुपरिभाषित होना चाहिए। तो हम लोग जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष का महीना जो होता है, निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि जनवरी एक होता है जून होता है और एक होता है जुलाई। इस तरह से 3 ही मात्र ऐसा मंथ है टोटल 12 मंथों में से जो जिनका अक्षर जो होता है वो जे से प्रारंभ होता है। इसका आंसर सभी कोई हर जगह हर व्यक्ति यही देगा, क्योंकि जे से आरंभ होने वाला, जे अक्षर से आरंभ होने वाला जो वर्ष का महीना है वह जनवरी, जून और जुलाई है। इस तरह से पूरी तरह से सुपरिभाषित है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह सेट्स है यानी कि समुच्चय है। तो पहला का आंसर यह हो जाएगा कि जे अक्षर से आरंभ होने वाला महीना जो है निश्चित रूप से जनवरी, जून और जुलाई है। और हम कह सकते हैं कि यह सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि यह सुपरिभाषित है। इसका आंसर हर जगह पर हर किसी के द्वारा यही दिया जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह सेट्स है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। प्रतिभाशाली वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जहाँ पे तुलना करने वाला वर्ड प्रतिभाशाली, सुंदर, बेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल और सर्वश्रेष्ठ, इस तरह से जितने भी वर्ड आएंगे वो सभी क्या हुए, एक दूसरे से कंपैरिजन करने वाले वर्ड आए। तो जहाँ पे कंपैरिजन यानी कि एक दूसरे से तुलना करने वाले वर्ड आएंगे तो ये कहा नहीं जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लेखक कौन है, क्योंकि एक के नज़र में कोई दूसरा प्रतिभाशाली होगा, दूसरे के नज़र में कोई दूसरा प्रतिभाशाली होगा। हर एक व्यक्ति के नज़र में दूसरा या पहला या कोई और व्यक्ति भी प्रतिभाशाली हो सकता है। तो ये कहना फिक्स नहीं है कि कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है, कौन लेखक सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं है। पूरे संसार भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह से यह पता नहीं चलता है कि यह सुपरिभाषित है कि नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह समुच्चय नहीं है। हो सकता है कि मेरा कोई 10 जो सबसे फेवरेट हो उसी को हम सबसे प्रतिभाशाली लेखक माने, कोई दूसरा और माने, कोई दूसरा और माने। तो इसीलिए कोई फिक्स्ड एक पैमाना नहीं है प्रतिभाशाली लेखक का पैमाना, जिसके आधार पर कोई निर्धारित कर सके कि हाँ ये व्यक्ति 10 व्यक्ति को जो है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखक है। तो इसलिए यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं होने के कारण निश्चित रूप से यह सेट्स यानी कि समुच्चय नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह का आंसर हो जाएगा कि यह समुच्चय नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा एक्चुअली। तो पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यहाँ पे फिर से सर्वश्रेष्ठ एक वर्ड आ जा रहा है, यानी कि यह तुलनात्मक वर्ड है, जिसमें यह बताना चाहता है कि वह 11 बल्लेबाज ही सबसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हमारे नज़र में हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर अच्छा हो, तो किसी दूसरे के नज़र में जो वीरेंद्र सहवाग अच्छा हो, या हो सकता है कि श्रेयस अय्यर अच्छा हो, या रोहित शर्मा किसी के नज़र में अच्छा हो, किसी के नज़र में विराट कोहली अच्छा हो। तो ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि
विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह हर एक व्यक्ति के नज़र में दूसरा दूसरा हो सकता है, इसीलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समुच्चय नहीं है, अर्थात विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह का समुच्चय जो होगा वह समुच्चय होगा ही नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल सुपरिभाषित नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है आपके पास सामने कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये सुपरिभाषित होगा, क्योंकि किसी भी कक्षा में, जैसे मान लीजिए कि 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो या 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, किसी भी कक्षा के बालकों का संग्रह एक फिक्स्ड होगा, 40, 50, 60, 100, यानी कि वो काउंटेबल है, उसे गिना जा सकता है। हर एक व्यक्ति जाएगा कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थियों की संख्या है, तो 100 होगा, 70 होगा, 50 होगा, 40 होगा, यानी कि ये सुपरिभाषित है, इसे काउंट किया जा सकता है और हर व्यक्ति वही आंसर देगा जिसका एक ही आंसर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसीलिए यह एक समुच्चय है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसा क्वेश्चन इसमें पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यह निश्चित रूप से सेट्स होगा, क्योंकि ये एक फिक्स्ड है। 100 से कम यानी कि प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो 100 से कम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी कि ... 99, यानी कि 99 तक हमारा जाएगा गिनती की सभी संख्या को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। यह एक निश्चित रूप से परिभाषित है और हर एक जगह इसका आंसर यही होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह जो होगा वह सेट्स होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद अपने जीवन काल में एक निश्चित उपन्यास को ही लिखे हैं, गोदान, कर्मभूमि, इस तरह से बहुत सारे उन्होंने उपन्यास को लिखा है। तो उनका अपने जीवन काल में कुछ ही उपन्यास लिखे हैं। हर एक लेखक जो होता है अपने जीवन काल में जितना उपन्यास लिखता है उसे काउंट किया जा सकता है और फिक्स्ड है। प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिख दिया और उनका जीवन काल खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग उसको एक जगह रख के सभी उपन्यास को पढ़ सकते हैं और वो काउंटेबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह एक सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या है, सेट्स है, यानी कि समुच्चय है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक जो होता है आपका प्राकृत संख्या, निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या, और जीरो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एंड जीरो के सम्मिलित संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर बोलते हैं। यानी कि ऑल पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे केवल बोला है सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक भी तो सुपरिभाषित है ना जी। क्यों, क्योंकि सम पूर्णांक में जीरो आ सकता है, +-2 आ सकता है, +-4 आ सकता है, +-6 होता है, आ सकता है। इसमें आप लोग ये मत कीजिएगा कि निगेटिव वाला नहीं आएगा, क्योंकि +2 भी सम संख्या है और -2 भी सम संख्या है, +4 भी सम संख्या है, -4 भी सम संख्या है, +6 भी सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, और -6 भी इवन नंबर है, और जीरो तो इवन नंबर है ही। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0 +-2 +-4 +-6 ... ये सभी हमारा सम पूर्णांक संख्या है और इसका निश्चित एक सुपरिभाषित है और फिक्स्ड है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय की श्रेणी में हम इसको रखेंगे। यानी कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह जो होगा एक हमारा समुच्चय होगा। अब उसके बाद पहला का ही ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो किसी भी अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह एक फिक्स्ड होगा, 20 होगा, 30 होगा, 50 होगा, 100 होगा, उसे काउंटेबल होगा। और वो अध्याय में फिक्स कर दिया गया कि इस अध्याय में 10 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, तो वो फिक्स रहेगा। निश्चित रूप से ये क्या है, सब सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित होने के कारण यह क्या होगा, समुच्चय भी होगा। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, और 9 नंबर पहला का 9 और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व में कितने खतरनाक जानवर है, हो सकता है कि ये इसकी कोई परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी को गिरगिट से डर लगे, किसी को बिल्ली से डर लगे, किसी को
शेर से डर लगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का डर किसी किसी जानवर से, कॉकरोच तक से किसी को डर लगता है। इसलिए ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि सबसे अधिक खतरनाक जानवर किसके लिए कौन है, ठीक है। इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है और हम इसलिए कह सकते हैं कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों को संग्रह सुपरिभाषित नहीं होने के कारण यह सेट से नहीं है, यानी कि समुच्च नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हुए इसे कर लिया। आप एक फेयर बनाइए और उस फेयर में पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज करके और उसे आप लिखिए और उस फेयर करते जाइए, क्योंकि आने वाले समय में जब एक दिन में हम लोग 2-2 3-3 क्लास लेंगे तो आपके पास थोड़ा बोझ बढ़ जाएगा। इसीलिए अभी से ही, शुरू से ही, जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होते जा रहा है वैसे वैसे आप फेयर भी करते चलिए। एक एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज, आपका एग्जाम्पल, और साथ साथ में हम लोग जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली के, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से करेंगे। और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पे कराया जाएगा। फर्स्ट में हम लोग पूरी तरह से 11-12 को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद से हम लोग आरडी शर्मा भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और साथ साथ में कोशिश करेंगे कि आईआईटी लेवल का भी और एंट्रेंस एग्जाम का जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कराया जाए। एटलीस्ट कम से कम क्यू सेट का तो निश्चित रूप से ही कंप्लीट कराया जाएगा। आगे देखते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ पे आ गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए दिया हुआ है एक सेट्स को हम लोग जानते हैं कि कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और जितना भी सेट्स दिया हुआ था उन दोनों के बीच में हम लोग कॉमा से इसको सेपरेटेड करते हैं, यानी कि अलग करते हैं। ये सेट्स दिया हुआ है जिसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 नेचुरल नंबर को, यानी कि प्राकृतिक संख्या को दिया गया है। रिक्त स्थानों में प्रतीक ए और प्रतीक ए भरना है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि ये ए से बिलोंग करेगा और ए से बिलोंग नहीं करेगा, उसको हम लोग सिंबल देंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 5 डैश ए, यानी कि 5 ए से बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है। तो देखिए ए में 5 निश्चित रूप से दिया हुआ है, यहाँ पे ये 5 में दिया हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 ए से बिलोंग करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 डॉट ए, यानी कि 4 ए से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। यदि 4 इस सेट में है, निश्चित रूप से है 4, तो हम कह सकते हैं कि 4 ए से बिलोंग करता है, 4 बिलोंग्स टू ए। कितना इजी क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरा दिया हुआ है 8 डॉट ए। 8 देखिए 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन 8 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद में है 4 नंबर क्वेश्चन 2 बिलोंग्स टू डैश ए, यानी कि 2 इससे बिलोंग करता है कि नहीं। देखिए 2 तो बिलोंग करता है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है, इसीलिए कह सकते हैं कि हम कि 2 बिलोंग्स टू ए। अब उसके बाद में आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को करने का कोशिश कीजिएगा। अब उसके बाद में 5वां नंबर क्वेश्चन कि 0 डैश ए, 0 तो नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ए में केवल 1 2 3 4 5 6 ही है, इसीलिए 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 10 ए से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। 10 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ए में 1 2 3 4 5 6 ही है, इसीलिए 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप आप जानते हैं, रोस्टर रूप को ही हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप भी हम लोग बोलते हैं। रोस्टर बेसिकली इंग्लिश वर्ड है, रोस्टर को ही हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या इसी को हम लोग हिंदी में सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं। ऑलरेडी हम पिछले के क्लास में, लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास जब हम लिए थे, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए इजकल टू एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है और यह एक्स बिलोंग्स करेगा -3 से लेकर 7 के बीच में।
पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में सभी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो आता है, यानी कि सभी धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा जीरो के सम्मिलित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और इसमें स्पष्ट रूप से दे दिया हुआ है कि x बिलोंग्स करेगा -3 से लेकर 7 के बीच। यहाँ पे ऐसा सिंबल का मतलब होता है, ये वाला सिंबल का मतलब होता है कि इसमें 3 सम्मिलित, -3 सम्मिलित नहीं रहेगा, और इस वाले सिंबल का मतलब होता है कि इसमें 7 सम्मिलित नहीं रहेगा, यानी कि -3 से बड़ा और 7 से छोटा जितना भी संख्या होगा वो सभी संख्या ए में सम्मिलित होगा। तो कौन कौन, -3 से बड़ा क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि -3 से बड़ा और 7 से छोटा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी होगा, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, ए। और इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और प्रत्येक नंबर को हम लोग कोमा से सेपरेटेड करते जाएंगे, यानी कि अलग करते जाएंगे। और इसमें -3 और -7 शामिल नहीं होगा क्योंकि ये सिंबल दिया हुआ है। यानी कि पहला क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए कि इसमें रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे निकलेंगे। यहाँ पे पूर्णांक दिया हुआ था तो पूर्णांक में माइनस निगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है, तो हम लोग -3 से शुरू किए और 7 तक लिख दिए। ए इक्वल टू हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। -3 इसमें सम्मिलित नहीं होगा, 7 सम्मिलित नहीं होगा। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि b इक्वल टू x सच डेट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 6 तो नहीं होगा क्योंकि 6 से कम बोल रहा है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ही होगी। और हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे और सबको, सारी संख्या को कॉमा से हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो इसलिए b इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, यानी कि c इक्वल टू दिया हुआ है x सच डेट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की संख्या है लेकिन वो प्राकृत संख्या है, यानी कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। तो 2 अंकों का योगफल 8 है, तो 1 से शुरू करेंगे, तो 1 अंकों का योगफल बुरा है कि 1 से बनता है, 1 को 7 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर 2 से जोड़ेंगे तो 2, 6, 8 यानी कि 26 हो जाएगा। फिर 3 से शुरू करेंगे तो 3, 5, 8 यानी कि 35 हो जाएगा। 4 से शुरू करेंगे तो 4, 4, 8 यानी कि 44 हो जाएगा। फिर 5 से शुरू करेंगे तो 5, 3, 8 यानी कि 53 हो जाएगा। 6 से शुरू करेंगे तो 6, 2, 8 यानी कि 62 हो जाएगा। 71 यानी कि 7, 1, 8 हो जाएगा। 8, 0 यानी कि 80 हो जाएगा। यानी कि ये ऐसी संख्या है, अब 9, 8 के बाद में तो 9 आ जाएगा, तो 8 तो आएगा ही नहीं, इसीलिए मात्र यही एक ऐसी संख्या है, इतना संख्या है जिसके संख्या के अंकों का योग जो है 8 आएगा। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। निश्चित रूप से ये हमारा टेबुलर फॉर्म में लिख दिए, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो निश्चित रूप से ये हमारा एक सेट हो गया जो कि रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से c इक्वल टू 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग निश्चित रूप से इसे फेयर कीजिएगा, केवल इसे मनोरंजन की तरह नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को देखते देखते सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि d इक्वल टू x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, वह संख्या जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, जो सृष्टि का भाजक हो। तो सृष्टि का भाजक हम लोग गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 30 मर्थ में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 मर्थ में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3, 5, 15, 5 मर्थ में जाएगा, और 5 से करेंगे 1, यानी कि इसका भाजक आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी कि 2, 3, 5, और इसका अभाज्य संख्या है जो इसका भाजक हो जाएगा, यानी कि d इक्वल टू हो गया 2, 3, 5। हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है e इक्वल टू त्रिकोणमिति वर्ड दिया हुआ है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय निकालना है। यहाँ पे हम बात बताते हैं e इक्वल टू, यहाँ पे रिपीटेड लेटर नहीं लिखेंगे, यानी कि t अगर एक बार है तो t एक बार ही लिखेंगे, फिर r है तो r लिखेंगे, i है तो i लिखेंगे, फिर उसके बाद में g है तो g लिखेंगे, उसके बाद में o है
तो ओ लिखेंगे, एन है तो एन लिखेंगे, फिर ओ है, ओ यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ए ओ फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम लोग सेट्स लिखते हैं तो उसमें किसी भी लेटर का रिपीटेशंस नहीं होता है, किसी भी लेटर संख्या का रिपीटेशंस नहीं होता है। उसके बाद में ओ के बाद में एम है तो एम लिख देंगे, ई है तो ई लिख देंगे, फिर टी है, टी का ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं इसीलिए टी नहीं लिखेंगे, आर ऑलरेडी लिख चुके हैं तो आर भी नहीं लिखेंगे, और लेकिन वाई तो लिखेंगे, वाई चूँकि नहीं लिखा गया था, इसीलिए इस माने जितने भी वर्ड दिए हों अगर उसमें रिपीटेशन हो तो रिपीटेशन को हटाकर यूनिक लेटर को हम लोग यहाँ पे केवल लिख देना है और कुछ नहीं। यही है हमारा मतलब कि सेट्स लिखने का तरीका रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद में दिया हुआ है बेटर शब्द, लास्ट क्वेश्चन है तीसरा का, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह ठीक उसी तरह से लिख देंगे। बी से शुरू करेंगे तो बी लिख दिए, ई लिख दिए, फिर टी लिख दिए, लेकिन 2 ठो टी है इसीलिए एक टी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं तो फिर दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे, फिर आर लिख दिए। इस तरह से हमने सेट्स बना लिया। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सेट्स बना लिया। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आराम से। 4 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है क्योंकि इसमें ही थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है, तो आप लोग समझिए इसमें कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 6, यानी कि आप समझ सकते हैं 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 1 2 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृत संख्या है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 गुने एन यानी कि 2n। एन क्या हो जाएगा, जहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी कि सो ऑन। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एन का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1 2 3, जब 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये लिखने का एक तरीका है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n, यहाँ पे n बिलोंग्स टू n हो जाएगा। ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग बोल सकते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैथ को हिंदी इंग्लिश से मत लीजिए, हम इंग्लिश के सभी वर्ड को यहाँ पे यूज करेंगे, और हो सकता है तो आने वाले समय में हम लोग पूरा इंग्लिश मीडियम में भी क्लास लाएँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 4 9 10, यानी कि 1 4 9 100। इसको हमको समझना है पहले कि आखिर बोल क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड इसी तरह से 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, यानी कि ये एक तरह से प्राकृत संख्या है 1 से लेकर 10 तक, जिसका वर्ग है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसी तरह से 10 का वर्ग 100। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर हमने लिख दिया। वहाँ पे एन लिखा था, यहाँ पे हमने 2n लिखा था, यहाँ पे एन स्क्वायर लिख दिया। चूंकि n बिलोंग्स टू n, यहाँ पे n इज लेस इक्वल टू 10 मान सकते हैं, यानी कि 10 या 10 से छोटा है प्राकृत संख्या, तो कितना हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक। तो अभी n इजकल टू 1 पुट करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा 1, n इजकल टू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4, n इजकल टू 3 पुट करेंगे 9, n इजकल टू 10 पुट करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये एक लिखने का तरीका हुआ और कुछ नहीं, जिसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में हर एक क्वेश्चन को लिखने का तरीका में कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना इसमें ज़रूरी है, उसके बाद में अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 6 9 12। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका 3 का एक क्या है, गुणज है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, यानी कि 1 2 3 4 ये क्या है आपका नेचुरल नंबर हो गया। तो एक्स सच डेट सी इजिकल टू एक्स सच डेट एक्स इजिकल टू 3n हो जाएगा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू n और n इज लेस इक्वल टू 4, ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब देखिए इसका मतलब x इजिकल टू 3n का मतलब क्या हो गया, n इजिकल टू 1 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, जब n इजिकल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n इजिकल टू 2 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6, जब n इजिकल टू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा n 3 तिहाई 9, n इजिकल टू 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौका 12। एकदम स्पष्ट दिया हुआ है कि n का वैल्यू लेस इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग समझ कर इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और साथ साथ में आप लोग फेयर भी करते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 8 16 32।
2 का पावर 1 इजकल टू 2, 2 का पावर 2 इजकल टू 4, 2 टू द पावर 3 इजकल टू 8, 2 टू द पावर 4 इजकल टू 16, 2 टू द पावर 5 इजकल टू 32। तो क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि ये 2 का पावर है और पावर में 1 2 3 4 5 यानी कि नेचुरल नंबर लिखा है, 32 तक है, यानी कि n 1 से लेकर 5 तक है, जिसमें 1 भी सम्मिलित है और 5 भी सम्मिलित है। तो हम लोग लिख सकते हैं d इजकल टू x सच डेट x इजकल टू 2 टू द पावर n, यानी कि जब n का वैल्यू हम रखेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2, n का वैल्यू रखेंगे जब 2 तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, n का वैल्यू जब रखेंगे 3 तो क्या हो जाएगा 8, और n का वैल्यू जब हम रखेंगे 4 तो क्या हो जाएगा 16, और n का वैल्यू जब हम रखेंगे 5 तो क्या हो जाएगा 32। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि n पे सब चीज़ ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए एक लिखने का तरीका हो गया x सच डेट x इजकल टू 2 टू द पावर n, जहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से लेकर 5 तक, यानी कि इसमें 1 भी सम्मिलित होगा और 5 भी सम्मिलित होगा। आप लोग एक बार पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में दोबारा जब वीडियो को देखिएगा तो उस समय नोट्स आराम से बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार में पहले पूरा समझ लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है 5, 25, 125 और 626। इसको हम लोग पहले एनालाइज करते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। 5 टू द पावर 1 इजकल टू 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 5 टू द पावर 4 यानी कि 5 टू द पावर 4 कितना होता है 625। यानी कि हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 है, यानी कि 5 का पावर n है, जहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 4 तक, जिसमें 1 भी सम्मिलित है और 4 भी सम्मिलित है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, e इजकल टू x सच डेट x इजकल टू 5 टू द पावर n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और जहाँ पे n बिलोंग्स करेगा 1 से लेके 4 के बीच में। मतलब देख लीजिए n इजकल टू 1 जब करते हैं तो 5 हो जाएगा, n इजकल टू 2 करेंगे तो 5वां 25 हो जाएगा, और n इजकल टू 3 करेंगे तो 5वां 25 पचे 125 हो जाएगा, और n इजकल टू 4 करेंगे तो 5वां 25 पचे 125 पचे 625 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x सच डेट x इजकल टू 5 टू द पावर n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जहाँ से करेगा 1 से लेकर 4 तक, जिसमें 1 भी सम्मिलित रहेगा और 4 भी सम्मिलित रहेगा। इस तरह से हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया, 4 नंबर क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चंस को। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, सभी आज कंप्लीट करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a इजकल टू x सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है 1 3 5 7 9 11 13 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक हो सकती है विषम प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, और इसी तरह से हम लोग सूचीबद्ध करेंगे, यानी कि रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है, टेबुलर फॉर्म में। a इजकल टू विषम प्राकृत संख्या बोल रहा है तो 1 से शुरू होगा, 1 3 5 7 9 11 13 एंड डॉट डॉट डॉट। उसके बाद में दूसरा नंबर क्वेश्चन है b इजकल टू x सच डेट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब हो जाता है निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और 0 के सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। जहाँ पे दिया हुआ है x -1/2 से लेकर 9/2, -1/2 का मतलब क्या होता है -0.5, और 9/2 का मतलब क्या होता है -4.5, यानी कि -0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो वैसा इंटीजर -0.5 से बड़ा इंटीजर जो है 0 ही है, और उसके बाद में 1 2 3 4 होगा, 4 तक होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह 4.5 से छोटा है। इसीलिए हम पूर्णांक के रूप में, जो कि पूर्णांक -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में होगा, तो वह पूर्णांक होगा b इजकल टू 0 1 2 3 4। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5वां का 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं 5वां का 3 नंबर क्वेश्चन। 5वां का तीसरा और चौथा दोनों देख लेंगे। 5वां का 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है c इजकल टू x सच डेट से x एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर, माने जिसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर और 0 के सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। जहाँ पे x स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 4। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, उसके बाद में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। यही 5 ऐसा संख्या है जिसको स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर करेंगे तो वो 4 से छोटा आएगा। अब देखिए -3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, -3 करेंगे +3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम -2 से छोटा या 2 से बड़ा जब लेते हैं तो वह 4 से बड़ा हो जाता है। इसीलिए 5 मात्र ऐसी संख्याएं हैं जिसका x स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 होगा, यानी कि 0 1 2 -1
-2, इसलिए इसका जो सेट्स बनेगा यही हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है D इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लॉयल LOYAL शब्द का एक अक्षर है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें रिपीटेड वर्ड जितने होंगे लॉयल में वो सबको हटा देना है, वही हमारा सेट्स बन जाएगा। D इक्वल टू L हो जाएगा, फिर उसके बाद में O हो जाएगा, फिर Y हो जाएगा और फिर A हो जाएगा। L नहीं दोबारा लिखेंगे क्योंकि L ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो सेट्स होगा D इक्वल टू LOYA होगा, L नहीं होगा दोबारा, इसीलिए लॉयल का ये हमारा सेट्स हो गया, जो को हम लोग सूचीबद्ध रूप में किए, यानी कि सारणी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में इसको हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, पाँचवा और छठा भी दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है E इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो जिस महीना में 31 दिन नहीं होता है, ऐसे महीना आप लोग जानते हैं कि कौन कौन सा है। फरवरी महीना जो है वो 28 या 29 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, सितंबर 30 दिन का होता है और नवंबर 30 दिन का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो महीना 31 दिन नहीं होता है वहीं तो सेट्स है इसका, तो कौन कौन सा हो जाएगा, E इक्वल टू फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर हो जाएगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं F इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो K से पहले आता है। तो K से पहले बहुत सारे संख्याएं आते हैं, यानी कि A B C D E F G H I J तक आते हैं, लेकिन इसमें से स्वर को हटाकर केवल व्यंजन को लेना है। तो इसीलिए हम लोग ले सकते हैं F इक्वल टू B C D F G H J। ए को नहीं लिए क्योंकि ए स्वर है, ई को नहीं लिए क्योंकि ये स्वर है, आई को नहीं लिए क्योंकि ये स्वर है, बाकी सभी को ले लिए क्योंकि ये सभी व्यंजन है। और यही पूछ रहा है कि के से पहले जितने भी व्यंजन आते हैं उसको हमको लिखना है। इसे हम लोगों ने सेट के फॉर्म में बना दिया। आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसे आप लोगों को एक बार समझना है, फिर अपने से भी बनाना है, और साथ साथ में एक बार पहले वीडियो देख लीजिए, फिर दोबारा वीडियो को पॉज करके सारे को बना लीजिए अपने फेयर में। छठा नंबर क्वेश्चन है बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित दाई ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का मिलान करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, और इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस भी नीचे दिए हुए हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 1 2 3 से न कर A B C D से करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 4 क्वेश्चन दिए हुआ है मात्र, इसलिए करना शुरू करेंगे क्योंकि इधर से करेंगे तो इधर से मिलान करने में और बनाने में थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन ये वाला हमारा दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है A B C D, तो यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाना ज़्यादा इजी होता है, बशर्ते कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना। तो हमको तो मिलान करना है, तो जब भी क्वेश्चन को देखना है तो हम लोग को उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना है। बेसिकली आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है, चारों क्वेश्चंस A B C D के माध्यम से करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो निश्चित रूप से अभाज्य संख्या है तो 6 का भाजक क्या होगा, 2 3 6, 3 दूनी 3 एकम 3, यानी कि 6 का भाजक क्या हो जाएगा, 2 और 3। और इसका आंसर दिया हुआ है विकल्प नंबर ए में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 3 विकल्प नंबर ए। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, ये हमारा 10 से कम विषम प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी नंबर ऑप्शन। देख रहे हैं ना, जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म की तरफ जाते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म को पता करना बहुत ही ईजी है, जो इसी तरह से आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। एग्जाम में कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स सच दैट से एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 का भाजक निश्चित रूप से 1 भी भाजक होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है। ये सभी हमारा प्राकृत संख्या भी है और 6 की भाजक भी है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका सेट्स हो जाएगा 1 2 3 6। तो इस तरह से 1 का ही इसका आंसर हो जाएगा 1 का सी। अब हम लोग लास्ट इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, छठा का 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स, फिर से वर्ड दिया हुआ है। जिस तरह से हम लोग बेटर किए, त्रिकोणमिति किए, और भी जितना भी 2-3 वर्ड क्वेश्चन इस टाइप का था, शब्द का एक अक्षर बनाना है। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि वो सारे लेटर को लिखना है जो रिपीटेड नहीं हुआ है। जैसे एम है तो एम लिख दिए, ए है तो ए लिख दिए, टी है तो टी लिख दिए,
एच है तो एच लिख दिए, ई है तो ई लिख दिए, लेकिन एम यहाँ पे रिपीट है, ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसलिए एम नहीं लिखेंगे। ए ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ए और नहीं लिखेंगे। टी ऑलरेडी लिख चुके हैं तो टी को भी नहीं लिखेंगे। और उसके बाद में आई लिख दिए, आई है तो सी लिख दिए, एस है तो एस लिख दिए। तो ये केवल ध्यान रखना है कि 2 रिपीट वर्ड को हमको सेट्स बनाते टाइम नहीं लिखना है। बाकी जो जिसका रिपीटेशन नहीं हुआ है उसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इस तरह से आज हमने सारे 1.1 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।